हेलो गाइस, नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन तक, जो कंप्लीट किया था। उसके साथ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पढ़ा, वो सब हमने फीचर्स पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आता है आपका हिरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिट ऑफ कमांड। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल और इंस्टीट्यूशंस टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब मिलके बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक टीम जो भी काम कर रही है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और जो इंस्टीट्यूशंस उसके साथ में हैं वो सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कोऑपरेशन एंड रिलेशनशिप टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन विच ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सर्टेन एम्प्लॉयज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, और एक फिक्स ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, और उन सबकी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन की हुई है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, देयर आर सच ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉ, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस बेस पे काम करते हैं, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे डेफिनेट हिरारिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक फिक्स्ड हिरार्की मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर चैनल वहाँ पे फॉलो किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें फिक्स्ड हिरार्की पाई जाती है और प्रॉपर चैनल फ्लो होता है, वर्किंग नेचर का, तो वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या होता है? दूज ऑर्गेनाइजेशंस विच गिव इम्पोर्टेंस टू कॉमन इंटरेस्ट, ह्यूमन फीलिंग्स एंड सोशल वैल्यूज़ इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स। जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स, लॉज हैं, उनके बजाय ह्यूमन फीलिंग्स को, कॉमन इंटरेस्ट को और सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हिरार्की जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें वो कोई रिजिड टाइप की नहीं है, इसलिए इसको ओपन ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। दोनों हम डिफरेंस देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे डिसीजंस आर टेकन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, जबकि इनफॉर्मल में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो वर्क है वो होता है सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है सोशल एंड ह्यूमन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, जबकि इनफॉर्मल का साइज़ स्मॉल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस परमानेंट नेचर के होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो परमानेंट टाइप की होती है, जबकि इनफॉर्मल टेम्प्रेरी नेचर के होते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी टेम्प्रेरी टाइप की होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेटस है वो स्टैच्यूटरी टाइप के होते हैं, बिकॉज वो रूल्स, लॉज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल वो सोशल नेचर के होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर का फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होता है, और एक फिक्स्ड हिरार्की होती है वहाँ पे, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर का फ्लो है वो टॉप टू बॉटम और साथ में बॉटम टू टॉप दोनों होता है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं एज पर द ऑथोरिटी। जो जिनको टास्क डिसाइड किए हुए या जो भी उनकी ड्यूटीज़ बनाई गई उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनकी विश और उनकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देयर इज रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इनफॉर्मल में रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? हिरार्की फॉलो की जाती है, एक फिक्स और रिजिड हिरार्की होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की
फॉलो करना इतना नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का जो लेवल है वो कैन नॉट बी क्रॉस्ड, वहाँ पे प्रॉपर चैनल आपको फॉलो करना है, जबकि इनफॉर्मल में लेवल्स को कैन बी क्रॉस्ड एक्सीडेड, वहाँ पे प्रॉपर चैनल फॉलो करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है लूथर गुलिक ने 4 बेसिस बताएं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ होना चाहिए, उसका प्रोसेस कैसा है, उसमें पर्सन और प्लेस, तो ये चारों आपको याद रखने। RS मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग क्या बेसिस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो 4P प्रिंसिपल नाम से आपको याद रखना है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। ये तो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हिरार्की। सबसे इम्पॉर्टेंट हिरार्की क्या होती है? हिरार्की होती है एक नेटवर्क ऑफ द सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का। ये मान ली सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट्स हैं, तो इनका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? हिरार्की। थ्रू विच टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिटरमाइंड। इसके थ्रू जो टास्क है, टास्क देना हो या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी हो, कुछ ड्यूटीज़ डिफाइन करनी है आपको, तो वो सब की जाती है हिरार्की के थ्रू। दिस इज़ फाउंड इन वेरी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की पाई जाती है। मूनी की डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू मूने, हिरार्की इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल फिनोनिमा, ये सब जगह पाया जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे RS में कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट का है उसका हिरार्किकल ऑर्डर बताइए, तो सबसे टॉप लेवल पे आपको मिलेगा DM, उसको असिस्ट करने के लिए ADM के बाद सबऑर्डिनेट SDO जो सब डिवीज़न ऑफिसर है, उसको SDM भी बोलता है। फिर उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद पटवारी। तो ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिरार्किकल ऑर्डर है। DM, ADM, SDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर पटवारी। मोनी एंड रिले ने इसको एक स्केलर प्रोसेस बताया, हिरार्किकल ऑर्डर को स्केलर प्रोसेस बताया। हेनरी फ्योल ने इसको स्केलर चेन बताया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिरार्की के प्रिंसिपल्स क्या है? 3 प्रिंसिपल्स है हिरार्की के। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर चैनल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लेवल कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन हिरार्की, दैट इज वर्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हिरार्की टू अनदर थ्रू ए प्रॉपर चैनल। ये तो हो गया प्रॉपर चैनल का प्रिंसिपल। वहाँ पे लेवल आपको इम्पोज नहीं किया जा सकता, लेवल क्रॉस नहीं किया, प्रॉपर चैनल आपको चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है? सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम सिंगल सुपीरियर ड्यू टू विच देयर इज ए यूनिट ऑफ कमांड इन दिस ऑर्डर। मान लीजिए ये हायर अथॉरिटी है और नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके साथ में दूसरी हायर अथॉरिटी है, तो जो ये वाला सबऑर्डिनेट्स है उसको मान लीजिए एक सिंगल यूनिट से इसको डायरेक्शंस आती हैं। अगर इसको यहाँ से भी डायरेक्शन आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, तो ये कन्फ्यूजन होगा और वर्क परफॉर्मेंस उतना हो नहीं पाएगा। तो अगर इस बंदे को, इस सबऑर्डिनेट्स को एक पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी से उसको कमांड आती है, तो वो कहलाती है यूनिट ऑफ कमांड। उसकी वजह से वर्क परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड। देन है प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट्स शुड बी गिवन ऑथोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? जो सबऑर्डिनेट्स है उनको ऑथोरिटी तब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे उनको ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। 3 प्रिंसिपल है हिरार्की के, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर चैनल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स में आता है इट इज़ द रूट सोल ऑफ ऑल अदर प्रिंसिपल्स। ये रूट सोल है सारे प्रिंसिपल्स का हिरार्की। इसके थ्रू
जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इंश्योर की जाती है एम्प्लॉय की। थ्रू दिस द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इंश्योर्ड। फ्लो ऑफ ऑर्डर्स इज़ ऑलवेज टॉप टू बॉटम होता है इसमें, और एक पिरामिडिकल ऑर्डर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इट इज़ ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। इन दिस प्रॉपर चैनल प्रिंसिपल इज़ फॉलोड। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे एक एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, तो ये जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होते रहेंगे। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे। थ्रू दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड। हिरार्की के थ्रू हम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इन दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉयज़ आर को कनेक्टेड टू ईच अदर। दिस इज द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन हु गिव ऑर्डर्स एंड फॉलो देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑर्डर देने वाला कौन है और उसको फुलफिल करने वाला कौन है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। इन दिस कमांड एंड कंट्रोल जो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, जबकि अकाउंटेबिलिटी वो बॉटम टू टॉप होती है। कमांड आपको हायर अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट मिलेगी, जबकि अकाउंटेबिलिटी ठहराया जाएगा सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी और टॉप अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी कम होगी। इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है हिरार्किकल प्रिंसिपल। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ हिरार्की। अकॉर्डिंग टू पिफनर एंड शेरवुड के अकॉर्डिंग क्या है, वर्क बेस्ड हिरार्की एक टाइप है। वर्क बेस्ड हिरार्की, इसमें क्या होता है, इन दिस द हिरार्की ऑफ पोस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय। वर्क बेस्ड हिरार्की में क्या होता है, जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उसकी जो टास्क बेस पे डिटरमाइन की हुई है उसके बेस पे उसकी हिरार्की डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट पे बेस्ड, इसमें आपको बेसिस ऑफ सैलरी या पे स्केल आपका कैसा है उस बेस पे आपकी हिरार्की सेट की जाती है। फिर आता है स्किल बेस्ड, इसमें बेसिस ऑफ स्किल्स दिया जाता है। रैंक में जैसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में रैंक बेस पे हिरार्की, जैसे आप देखा हो कर्नल जनरल होते हैं, मेजर होते हैं, उनकी हिरार्की अकॉर्डिंग टू रैंक डिसाइड की जाती है। तो ये कुछ टाइप है वर्क बेस्ड, पे बेस्ड, स्किल बेस्ड एंड रैंक बेस्ड। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस, एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ हिरार्की। सबसे पहले देखते हैं हिरार्की जो एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसके थ्रू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तीसरा, ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को पॉसिबल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ है, इट डेवलप्स एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रिंसिपल जो है वो रूट, ये सभी प्रिंसिपल्स का सोल है, तो इसलिए अदर प्रिंसिपल्स इसके ऊपर अदर प्रिंसिपल्स की डिपेंडेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मोटिवेट करता है ये सबऑर्डिनेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज इसमें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। ये हेल्पफुल है, इट इज़ हेल्पफुल इन द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्पफुल है बिकॉज इसमें हिरार्किकल ऑर्डर है और पोस्ट वाइज पे वाइज इसमें प्रमोशंस इजीली अवेलेबल है। एंश्योर क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, हिरार्की की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्लैरिटी होती है कि कौन सा काम करना है, कौन से काम प्रायोरिटी करना है और कौन सा काम किस सबऑर्डिनेट को करना है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का एक क्लैरिटी इंश्योर होती है। नेक्स्ट, ये डेवलप करता है यूनिफॉर्मिटी, कोऑपरेशन, अकाउंटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड इज़ लाइक लिंक टू हिरार्की, वो हिरार्की से लिंक्ड होता है यूनिट ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी बढ़ाता है बिकॉज आपको कमांड फिक्स होती है कि कौन से आपको किस सबऑर्डिनेट से क्या काम करवाना है और कौन से सबऑर्डिनेट्स को किस ऑर्डर के तहत काम करना है, तो वो फिक्स है, वो डिफाइन है। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ड्यूटी डिफाइन होती है, तो वहाँ से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वर्क की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। नेक्स्ट फ़ायदा की हिरार्की का, इट इंक्रीजेज डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हिरार्की की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट की वजह से जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसका एग्जीक्यूशन की वजह से उसकी एफिशिएंसी और एक कॉमन गोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमन ऑब्जेक्टिव है,
वो उसको अचीव करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके बारे में MP शर्मा जो है, हमारे महादेव प्रसाद शर्मा जी ने क्या बोला था, हिरार्की इज़ द थ्रेड बाय विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ब्रेडेड टुगेदर। MP शर्मा बोलते हैं हिरार्की एक धागा है जिससे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं वो उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, ये तो हमने इंपॉर्टेंस देखी हिरार्की की। इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या हिरार्की के। हिरार्की की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रेड टेपिज्म जैसी कंडीशन बढ़ जाती है, अननेसेसरी डिले होता है, फाइल टू फाइल ट्रांसफ़र होती है, एक ऑफिसर से फाइल दूसरे ऑफिसर के पास, दूसरे से तीसरे, वहाँ पे रेड टेपिज्म जैसी कंडीशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से वर्क डिले हो जाता है। दूसरा क्या है, जो सक्सेस और फेलियर ऑर्गेनाइजेशन वो डिपेंड्स करती है ऑन द हेड और सीनियर ऑफिसर, बिकॉज हिरार्की की वजह से सीनियर ऑफिसर की कमांड के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है। तीसरा, डिसइंटरेस्ट पैदा होता है वर्क के लिए अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स के लिए, बिकॉज वो हमेशा जो ऑर्डर है वो रिसीव करते हैं सुपीरियर से। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव और राइगोरस टाइप का बनाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनोवेशंस कमी होती है एंड रिफॉर्म्स बहुत कम हो पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लैक ऑफ इनोवेशंस एंड रिफॉर्म्स इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंक्रीज सुपीरियरिटी अमॉन्ग सुपीरियर्स एंड इन्फीरियरिटी अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। हिरार्की अगर रिजिडिटी होती है, रिजिड हिरार्की होती है, तो उसकी वजह से जो हायर ऑथोरिटी, हायर ऑफिशियल्स हैं जो कमांड देते हैं, उनमें हमेशा सुपीरियर्स की फीलिंग जनरेट होती है, जबकि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा इन्फीरियर फील करते हैं। नेक्स्ट नुकसान क्या है इसका, देयर इज़ एक्सेसिव रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक द पर्ल हार्बर डिजास्टर ऑफ द 1945 का, बिकॉज ऑफ हायर सुपीरियरिटी अमॉन्ग हायर ऑफिशियल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम ओवर एक्सटेंडेड। निग्रो क्या बोलता है इसके बारे में, हिरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव इम्पोर्टेंस टू फॉर्मल रिलेशनशिप और इग्नोर करता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। तो फॉर्मल रिलेशनशिप आपने पढ़ा ही होगा, जो कस्टम्स रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वहाँ पे ह्यूमन सेंसिटिविटी और ह्यूमन वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो हिरार्की का एक डिसएडवांटेज है। अब हमने इम्पोर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दोनों देखे, अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है हिरार्की को, वो भी देखते हैं। हिरार्की आप अच्छे से पढ़िए, हिरार्की में से पूछा जाएगा RS में, प्रिंसिपल हिरार्की, यूनिट ऑफ कमांड जो है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन। लास्ट टाइम स्पैन ऑफ कंट्रोल से पूछा गया क्वेश्चन। हिरार्की को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे टूल्स ला के, जैसे फैक्स लाओ, ईमेल लाओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्किंग टूल्स इस्टेब्लिश करो, तो वहाँ से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है, और आप जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनमें सुपीरियरिटी की भावना जो है वो कम होती है, और रेड टेपेज वैसे जो कंसेप्ट है वो भी कम होता है। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं आप, हिरार्की को फ्लेक्सिबल बनाओ, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करो हिरार्की में, जो लेवल्स है हिरार्की के वो उसको रिड्यूस करो। सबऑर्डिनेट्स शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट्स के भी डिसीजन कंसिडर किया जाना चाहिए, उनको भी खुद कमांड्स जनरेट करें, खुद अपने लिए कमांड्स बनाएं, ताकि अपने उनको एक पॉजिटिव फीलिंग हो वर्क के लिए और मोटिवेशन फील हो। नेक्स्ट फियोल का जो गैंग प्लैंक प्रिंसिपल है वो भी एक लॉजिकल सॉल्यूशन है जो हिरार्की की शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए। उसके बाद डाविस एंड लॉरेंस का जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला कंसेप्ट है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं इसको स्ट्रेंथ करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ को इक्वल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड किया है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हिरार्की को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। तो इसके बाद देखते हैं जो फियोल का गैंग प्लैंक थ्योरी थी वो क्या थी। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कैन कम्युनिकेट विद इन द डिपार्टमेंट और आउटसाइड इफ़ दे आर ऑन द सेम रैंक। एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जिसमें एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अपने डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेशन कर सकता है अगर सेम रैंक पे है, और अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है अगर सेम रैंक पे है। तो उसकी वजह से क्या होगा उसको, बट इसके लिए उसको दे विल हैव टू इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेम रैंक पे वो कम्युनिकेट करे और अदर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करे, लेकिन इसके लिए जो उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म कर दे। तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मेथड था गैंग प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग।
दूसरा क्या था, आफ्टर द कम्युनिकेशन द डिसीजन एंड डिस्कशन जो थे वो टेकन बाय द सबॉर्डिनेट्स विल ऑल्सो हैव बी इन्फॉर्म टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो डिसीजन लिए उन्होंने आपस में डिस्कस करके वो भी उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक बार इन्फॉर्म करनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिवेंट करता है अननेसेसरी डिले इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेगा, उसके बाद कम्युनिकेशन करेगा, फिर वो डिसीजन बताएगा, वो वाला जो एक अननेसेसरी जो टाइम डिले है वो कम हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि एक मान लीजिए कोई सबॉर्डिनेट है, ASO लेवल का आदमी है स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो रूरल डिपार्टमेंट में है, तो अदर मिनिस्ट्री में ASO लेवल के आदमी से वो बात करके डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ले और बाद में जो डिसीजन ले उसको बता दे। तो ये उसका एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम प्लान था, जिसकी वजह से हिरार्की के जो शॉर्टकमिंग्स है उसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा मेथड था डाविस और लॉरेंस का मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट मेंशन इन बाय द डाविस और लॉरेंस इन देयर बुक मैट्रिक्स। उनकी बुक थी 1977 में मैट्रिक्स, उन्होंने वहाँ पे इसको मेंशन किया, जिसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने बोला। उसके मेन फीचर क्या थे, मेन फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट ऑल द एम्प्लॉय हैव इक्वल पावर्स एंड ऑथोरिटी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सारे जो एम्प्लॉय है वो इक्वल पावर्स एंड ऑथोरिटी है। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। सबको इक्वल पावर और इक्वल ऑथोरिटी है, तो वहाँ पे काम कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कैसे एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप था वो इसमें नहीं पाया जाता। तो इस ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को भी आप यूज़ करके हिरार्की की शॉर्टकमिंग से उसको भी दूर कर सकते हैं। तो दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फियोल्स की गैंग प्लैंक थ्योरी, ये भी पूछा गया RS मेंस में, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। और दूसरा डाविस और लॉरेंस का जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी तक नहीं पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिट ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।